हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। बंगाल प्रांत में कौन कौन से गवर्नर बने तथा कौन कौन से गवर्नर जनरल बने और कैसे गवर्नर जनरल बन गया, ये सब बातें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर बन के आते हैं उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है? ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ये गवर्नर कैसे बने? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे और बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया था। मीर जाफ़र को नवाब बनाने के साथ ही उसी समय बंगाल प्रांत पे रॉबर्ट क्लाइव ने यानी अंग्रेज़ों का भी अधिकार हो गया था और रॉबर्ट क्लाइव उस बंगाल प्रांत के पहले गवर्नर के रूप में स्थापित होते हैं। तो गवर्नर क्या करेगा? ये 1757 ईस्वी में से 1760 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर बन के रहेंगे। उसके बाद ये चले जाते हैं ब्रिटेन और वापस फिर से इनको बुलाया जाता है 1765 में, और तब ये फिर 2 साल के लिए 1765 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। जब ये पहली बार बंगाल के गवर्नर बने थे, यानी पहला जो उनका टर्नओवर था प्लासी के युद्ध के बाद, वो 1757 से 1760 तक के बीच में था। इसके बाद और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होगी, उस संधि में द्वैध शासन की बात आएगी। ठीक, यानी इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन अस्तित्व में आएगा और इसी के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को पुनः इंग्लैंड से यहाँ बुलाया जाएगा। अब जब 1765 में बंगाल के गवर्नर बन के फिर से रॉबर्ट क्लाइव आएंगे तो वो क्या करेंगे? बंगाल में द्वैध शासन शुरू करेंगे। 1765 से लेकर 1772 तक यहाँ चलेगा द्वैध शासन। अब इस द्वैध शासन में द्वैध शासन है क्या? देखिए, द्वैध शासन यह था कि इसमें एक ही क्षेत्र में 2 प्रकार की सरकारें या 2 प्रकार का शासन चल रहा था। जो दीवानी काम होते थे या दीवानी मामले होते थे उनको अंग्रेज़ देखते थे, यानी राजस्व से संबंधित और कर वसूलने से संबंधित मामले अंग्रेज़ देखते थे। और जो निजामत के कार्य थे, निजामत मीन्स जो प्रजा के लिए होने वाले महत्वपूर्ण कार्य थे, उनको नवाब संभालता था और नवाब को निजामत कार्य करने के लिए 53 लाख रुपए दिए गए थे। तो उस समय जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, जिनको अली गौहर भी कहते हैं, उन्हीं के साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। और इस संधि के द्वारा ही ये संधि अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी और इसी संधि के द्वारा कंपनी को क्या हुआ? बिहार, उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र का दीवानी अधिकार मिल गया, और जबकि निजामत का कार्य नवाब के पास था। तो ये कब तक चलता है? ये 1772 तक चलेगा द्वैध शासन। ठीक, स्टार्ट हुआ था 1765 से, तो 65 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन चलता रहेगा। और इस समय जो गवर्नर है बंगाल का, जो गवर्नर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेरेलेस्ट बनते हैं बंगाल के गवर्नर। ये 1769 से लेकर 1772 तक बंगाल के गवर्नर बने रहेंगे। इनके समय क्या होता है? इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे और मद्रास की संधि होगी। तो मद्रास की संधि 1769 में होगा, इसके साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो इनके समय में 2 ही चीज़ें हुई, मैसूर युद्ध और मद्रास की संधि। वेरेलेस्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे बंगाल के गवर्नर बनकर 1772 में। इनका शासनकाल चलता है 1785 तक। ठीक, तो 1772 में ये बंगाल के गवर्नर बन के आएंगे। उसके 1 साल बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। यह एक्ट क्या था? यह एक्ट बताता था कि कैसे भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रेगुलेशन किया जाएगा, प्रशासन किया जाएगा, या इस एक्ट के द्वारा निर्धारित हुआ था। इस एक्ट में ये बात लिखी गई थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह के बुलाया जाएगा। यानी आज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का जो भी गवर्नर था उसको एक नया नाम दिया जाएगा, नया पद दिया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, तो इस तरह से 1772 में यानी 72 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आए थे। तो ये बंगाल के क्या हो जाएंगे? अंतिम गवर्नर हो जाएंगे। इसके बाद एक्ट के बाद गवर्नर का पद बन गया गवर्नर जनरल का, और इस तरह से ये पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या है? अंतिम गवर्नर हैं और पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक, तो 72 से 74 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर बने रहेंगे। एक्ट लागू हो जाने के बाद 1774 से 85 के बीच में ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। इस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 1774 में खोलने की बात कही गई थी तथा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की बात कही गई थी। तो ये कार्य रेगुलेटिंग एक्ट में बताए गए थे, इसके थ्रू ये कार्य शुरू हुए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इस सोसाइटी का काम क्या था कि भारतीय भाषाओं में रचित ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेगी। इसके लिए विलियम्स जोन्स के नेतृत्व में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना की गई 1781 में। कलकत्ता में मदरसा खोला गया 1781 में। इस मदरसे में उर्दू, फारसी तथा इस्लामी कानून की पढ़ाई जाती थी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट खुले गए और हर ज़िले में दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए कोर्ट खोले गए, तो उन कोर्ट्स में उस समय की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको जानने वालों की कमी थी। यानी अंग्रेज जज
इस बात का फ़ैसला नहीं ले पाते थे या मामलों को समझ नहीं पाते थे कि मामला है क्या, क्योंकि उनको वहाँ की भाषा समझने में दिक्कत आती थी और इस्लामिक कानून समझने में दिक्कत आती थी। तो उसके लिए इन्हें ऐसे कुछ व्यक्ति चाहिए थे जो उर्दू, फ़ारसी और इस्लामिक कानून के ज्ञाता हों और अंग्रेज़ों की मदद कर सकें। इसलिए उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करवाई 1781 में। इसको करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ने, यानी वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी। जैसे 1781 में जैसे 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला गया, वैसे ही 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला जाएगा। इसको खोलने वाले कौन थे? इसको खोलने वाले थे जोनाथन। इसको खोलने जैसे जैसे 1781 में मदरसा खोला गया, वैसे ही 1791 में बनारस क्षेत्र में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला जाएगा और इसको खोलने वाले थे जोनाथन डंकन। तो इनके जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला जाएगा। इस संस्कृत कॉलेज में इस संस्कृत कॉलेज में हिंदू रीति रिवाज और हिंदू कानूनों की पढ़ाई करवाई जाएगी। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई है और प्रथम मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही होती है। 1782 में सालाबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग के अंतर्गत होगी। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक यह भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही होगी। वॉरेन हेस्टिंग आयरकुट को पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजेगा और इस युद्ध के बाद हैदर अली 1782 में ही मारे जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था का गठन किया जाता है। हुआ ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये एक संस्था खोली गई थी। 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक संस्था बनाई गई थी। यह प्रशासनिक कार्य देख रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दी गई। तो मौजूदा समय में दो बोर्ड हैं जिन्हें कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस तरह से ये दोनों संस्थाएं मिलकर भारत में प्रशासनिक कार्य संभाल रही थी और इस तरह से ये हो गया कि बंगाल में भी द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। इससे पहले द्वैध शासन चालू हुआ था जब प्लासी का युद्ध चल रहा था। उसके बाद बंगाल का जब इलाहाबाद की संधि होती है तब द्वैध शासन लगता है, उसमें दीवानी और निजामी कार्यों के हिसाब से द्वैध शासन आता है। फिर अंग्रेजों के शासनकाल में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के द्वारा द्वैध शासन फिर से आता है। यह द्वैध शासन 1858 तक बना रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगला बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आएगा वो है सर जॉन मैकफर्सन। ये 1785 से 86 तक रहेंगे। ये अस्थायी तौर पर रहते हैं, इनके समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, बस ये नाम भर के है। इनके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है कॉर्नवालिस। ये 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आएंगे तथा ये 85 में पुनः आएंगे, यानी इनके भारत में ये 2 बार आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल बन के। पहला जो टर्नओवर था वो 1786 से 93 का है और दूसरा टर्नओवर इनका 1805 में स्टार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए कार्य शुरू किए थे। जैसे पुलिस चौकी की स्थापना कॉर्नवालिस ने करवाई थी। भारत में ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की स्थापना भी कॉर्नवालिस ने ही करवाई थी और कॉर्नवालिस इस बात के लिए बहुत जाने जाते हैं कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले कॉर्नवालिस ही थे। ठीक, अब स्थायी बंदोबस्त में होता क्या था कि ये जमींदारों को ही मालिक बना देते थे और अंग्रेज़ सरकार जब कर वसूलना होता था, यानी ब्रिटिश लोगों को जब कर वसूलना होता था तो वो सीधे ज़मींदारों से ही वसूलते थे और ज़मींदार को ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने के लिए एक कॉर्नवालिस कोड भी कॉर्नवालिस के समय में ही लाया जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक जो चला वह भी कॉर्नवालिस के समय में ही होता है और उनके समय में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जो 1792 में हुई थी। इसी संधि के थ्रू टीपू सुल्तान को मैसूर का अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इंपॉर्टेंट है और कॉर्नवालिस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये संधि हुई थी। 1793 ईस्वी में न्यायिक सुधार आते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, विभिन्न कोर्टों की स्थापना की जाती है और कर प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग कर दिया जाता है। यानी कर प्रशासन का डिपार्टमेंट अलग हो गया और न्यायिक प्रशासन का डिपार्टमेंट अलग हो गया इस न्यायिक सुधार के बाद से। इस कॉर्नवालिस जब अपने दूसरे टर्नओवर में भारत आता है वो आएगा 1805 में। वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आएगा, लेकिन इस बार क्या होता है, इसकी गाजीपुर में ही मृत्यु हो जाती है। ये गाजीपुर कहाँ? ये उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है। यहाँ पे ही इसकी मृत्यु होगी और यहीं पे इसकी समाधि बनेगी। कॉर्नवालिस के पहले टर्नओवर के बाद सर जॉन शोर 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आएंगे और 98 तक ही रहेंगे। ठीक, इनके समय में क्या हुआ, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त तो शुरू कर दिया पर उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने राजस्व बोर्ड बनाया और उसके अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर जॉन शोर तटस्थता की नीति के लिए बहुत फेमस है कि ये नीति इन्होंने अपनाई थी। अब ये नीति क्या है देखिए, और सभी जो अंग्रेज गवर्नर होते थे वो दूसरे राजाओं के युद्धों में दिलचस्पी लेते थे। किसी एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देते थे, किसी एक की मदद करने के लिए चले जाते थे।
तो ऐसा कार्य वो किया करते थे। पर जज जो सर जॉन शोर हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये युद्धों से तटस्थता बना के रखते थे, यानी दूरी बना के रखते थे। हुआ ये था मामला कि उस समय निजाम और मराठाओं के बीच में खुर्दा का युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध में इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई और किनारे ही रहे। इनके नाम में आता है शोर शब्द, सर जॉन शोर, इनके नाम में आता है शोर, लेकिन ये शोर नहीं मचाए थे और शांति से तटस्थ होकर दूर किनारे चुप्पे से खड़े हो गए थे। इनके बाद जो आते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड वेलेजली। कॉर्नवालिस के बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो यही है, वेलेजली। तो इन पर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी नाम से विख्यात थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के शासनकाल में होता है। लॉर्ड वेलेजली ही टीपू सुल्तान की मृत्यु का कारण माने जाते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु युद्ध करते हुए इनके शासनकाल में ही हुई थी। लॉर्ड वेलेजली को एक और कार्य के लिए जाना जाता है जिसको कहते हैं सहायक संधि। ठीक, अब ये संधि क्या थी ये देखिए जरा। सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी और ये राजाओं को प्रस्तुत की जाती थी। इस संधि में क्या था, क्या शर्तें थी? इस संधि की एक शर्त ये थी, जैसे जो भी राजा इस संधि को अपनाएगा ब्रिटिश सेना उसकी सहायता करेगी, परंतु कुछ और भी शर्तें हैं। जैसे एक शर्त थी कि कोई भी राजा बिना अंग्रेजों से पूछे किसी अन्य राजा से युद्ध नहीं कर सकता, संधि नहीं कर सकता या उससे मित्रता नहीं कर सकता। सहायक संधि की एक शर्त यह भी थी कि हर राजा को जो यह सहायक संधि अपनाएगा उसको अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी और उस टुकड़ी का जो भी खर्चा होगा वो राजा ही वहन करेगा। सहायक संधि की एक शर्त यह भी थी कि यदि उस राजा पे जिसने सहायक संधि अपनाई है उस पर अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी या बाह्य शक्तियाँ आक्रमण करती है तो उसकी सहायता के लिए अंग्रेज सेना उसकी तरफ से युद्ध करेगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे ये देखिए। तो सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाते हैं वो हैं हैदराबाद के निजाम। ये पहले थे जिन्होंने सहायक संधि अपनाई 1798 में से 1800 तक के बीच में। इसके बाद मैसूर के राज्य है जिसने 1799 में सहायक संधि अपनाई, और तंजौर के शासक 1799 में सहायक संधि स्वीकार करते हैं। इन तीनों को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, HMT। हैदराबाद का निजाम, मैसूर तथा तंजौर, इन तीनों ने 1799 में ही सहायक संधि अपनाई थी। इसके बाद अवध का प्रांत और पेशवा, ये दोनों ने 1801 में सहायक संधि अपनाई थी 1801 में, इसने भी। भोसले राज्य ने 1803 में तथा सिंधिया राजघराने ने 1804 ईस्वी में सहायक संधि अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली के समय ही लॉर्ड लेक ने दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार कर लिया था। ये 1803 की घटना है। शिशुवध प्रथा लॉर्ड वेलेजली के समय ही समाप्त होती है 1804 ईस्वी में। वेलेजली के समय ही देखिए 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि होगी। ये संधि क्या थी? बाजीराव द्वितीय के द्वारा एक जहाज़ पर अंग्रेजों से की जाने वाली संधि थी, यानी जहाज़ में की जाने वाली पहली संधि ये बेसिन की संधि है, ये याद रखिएगा, जो जहाज़ पर हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। इसके बाद दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है, ये वेलेजली के समय में ही होगी। वेलेजली के जाने के बाद आएंगे सर जॉर्ज वारलो। ये बनेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक इनका शासन कार्य है। तो इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वेल्लूर का सिपाही विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। वेल्लूर का सिपाही विद्रोह पहला सिपाही विद्रोह माना जाता है। इस सिपाही विद्रोह में सिपाहियों ने 200 अंग्रेजों की जान ले ली थी। कारण ये था कि अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था। जैसे नियम ये बनाए गए थे कि जो भी सिपाही होंगे उनको टीका चंदन नहीं लगाना है, और जो सिपाही हैं उनको अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ नहीं रखनी है, उनको अपनी दाढ़ियाँ को ट्रिम करके यानी छोटा काट के रखना होगा, या दाढ़ी ना ही रखे तो अच्छा होगा। तो ये दोनों बातें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सिपाहियों के लिए नागवारा थी। हिंदू टीका चंदन हटाना अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे और दाढ़ी या बाल कटवाना मुस्लिम अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो यह बात आ गई धर्म पे और इसलिए ये सिपाही विद्रोह हुए। इसके बाद आएंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी में, ये बनेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। इनके समय में क्या होता है? अमृतसर की संधि होगी 1809 में, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य होगी अमृतसर की संधि। 1813 ईस्वी में आएगा चार्टर एक्ट। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी प्रकार से 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आएगा, जिसके द्वारा भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू की जाएगी। यानी अभी तक था कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो व्यापार कर सकती थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस एक्ट के बाद दूसरी अन्य कंपनियों को भी मौका दिया गया कि वो भारत में आके व्यापार कर सकती हैं। तो इस तरह से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था यानी मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत में दूसरी कंपनियां भी आके व्यापार कर सकती हैं। साथ ही 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू विलियम विल्डर फोर्स के नेतृत्व में एक ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आता है। इस मिशनरी का काम क्या है? अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए पहला दल भारत आता है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, वह थी भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देना, यानी 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई इस 1813 के चार्टर एक्ट में।
यह भारतीयों की शिक्षा की ओर पहला कदम माना जा सकता है। इसके बाद मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आएंगे 1813 से 1823 तक के लिए। इनके शासनकाल में देखिए क्या हुआ, इन्होंने पिंडारियों को नष्ट किया। पिंडारी क्या थे? पिंडारी दक्षिण भारत के एक जाति समूह था जो मुख्य रूप से कृषि का कार्य करता था, परंतु कुछ समय के बाद यह कृषि कार्य को छोड़कर लूटपाट के कार्य करने लगे थे। पिंडारियों से अंग्रेज बहुत परेशान थे। इनका दमन करता है मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स। मराठा शक्ति को कुचलने का कार्य करते हैं मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स 1816 से 17 के बीच में। हेस्टिंग्स के समय में ही गोरखा युद्ध होता है नेपाल के गोरखाओं के साथ, 1814 में ये होता है। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स के टाइम पे। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? जैसे कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे। स्थायी बंदोबस्त में ये होता था कि जो ज़मीन का मालिक होगा वो ज़मींदार होगा। अंग्रेज या ब्रिटिश उस ज़मींदार से कर वसूलेंगे, यानी कर का सारा काम जो देखना होगा वो ज़मींदार ही देख के देगा। रैयत वाली व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया था। रैयत का मीन्स होता है प्रजा, तो किसानों को ज़मीन का मालिक बनाया गया और जो कर वसूले जाते थे वो किसानों से सीधे वसूले जाते थे। इसी तरह एक व्यवस्था थी ये महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या था कि किसी एक गांव के मुखिया को, उस गांव के मुखिया को ही जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो कर वसूल करके अंग्रेज़ों को दे। यानी एक यहाँ हर एक किसान से नहीं वसूलना है, यहाँ पे किसी एक गांव का एक मुखिया होगा, उस मुखिया से ही कर वसूला जाएगा। तो ये व्यवस्था कहलाती थी महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये चलती थी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में या उत्तरी भारत के क्षेत्र में। महालवाड़ी जो व्यवस्था थी ये चलती थी दक्षिण भारत के क्षेत्र में। हेस्टिंग के समय में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाएगी डेविड हेयर के द्वारा 1817 ईस्वी में। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग के टाइम पे ही तृतीय मराठा युद्ध होगा 1817 ईस्वी में, और इसमें पेशवा का पद खत्म करके उनके सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाएगा। इसके बाद आएंगे लॉर्ड एम हस्ट, ये 1823 में आएंगे और 1828 तक रहेंगे। इनके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक प्रथम बर्मा युद्ध जो 1824 में हुआ, इसके बाद बैरकपुर की सैनिक विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। बर्मा युद्ध हुआ तो बर्मा युद्ध में अंग्रेज़ों को अपनी सेना भेजना पड़ा बर्मा में युद्ध करने के लिए। इस युद्ध में भाग लेने के लिए सैनिकों को समुद्र पार करके जाना पड़ रहा था, पर उस समय यह अंधविश्वास था कि समुद्र पार करने पे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस कारण से जो हिंदू सैनिक थे वे बर्मा में युद्ध करने से मना कर दिए। ठीक, तो बैरकपुर के जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। युद्ध न करने का कारण बताया कि समुद्र को पार ना करना, कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस कारण बैरकपुर का सैनिक विद्रोह होता है 1824 ईस्वी में। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं कि लॉर्ड एम हर्ट थे, इनको हम याद करेंगे आई एम हर्ट के फॉर्म में। यानी यहाँ पे मैं हर्ट हो जा रहा था, यानी मेरी भावनाएं हर्ट हो रही थी। किसकी भावनाएं? सैनिकों की भावनाएं। और भावना क्या थी कि हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो हमारा धर्म खतरे में था। इस बात की भावना इनकी हष्ट हो रही थी, इसलिए ये बैरकपुर की सैनिक विद्रोह होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि जितने भी सैनिक विद्रोह हो रहे थे उनका संबंध सीधे धर्म से हो रहा था। वेल्लूर वाले मामले में ये था कि वो अपने धर्म को प्रदर्शित करने वाली चीज़ें नहीं पहन सकते थे, वैसी वेशभूषा नहीं रख सकते थे। बैरकपुर सैनिक विद्रोह में ये हुआ कि वो समुद्र पार नहीं कर सकते थे। और आगे चल के 1857 के समय में हम एक और सैनिक विद्रोह पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें भी बात धर्म की ही आती है, इस वजह से सैनिक विद्रोह होता है। तो इतने शासक थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद 1828 में ही विलियम बेंटिंग आएंगे, वे आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे और उसके बाद से उसका पद का नाम बदल दिया जाएगा और वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाए जाने लगेंगे। उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मुख्य बातों पे यही ध्यान देना है कि कौन गवर्नर था, उनके शासनकाल में क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुए, वो डायरेक्ट ईयर और कार्य पूछता है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। इससे पुराने जो लेक्चर्स हैं वो भी चैनल पे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं क्योंकि यह हिस्ट्री का एक क्रम चलता चला आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।